हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के एनालिसिस और देते हैं आपको ऑल द इनसाइट्स को। और इसी के साथ आज हम करने वाले हैं डिस्कशन यूनियन बजट 2025 पे कि इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे क्या पड़ा है। और इसके लिए हमने इन्वाइट करा है हमारी टीम के रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जिनको ओवरऑल 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। और हम जानेंगे कि ये जो अभी यूनियन बजट 2025 आया है, इससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो हाय अश्विनी, हाउ आर यू? I am fine. Thank you for giving your precious time to us and to my audience. Thank you for inviting me first of all. आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है कि रियल स्टेट और यूनियन बजट 2025 दोनों का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, क्या एडवांटेज होने वाले हैं नए अपडेट के अकॉर्डिंग, और जो नए रिलीफ मिले हैं उससे क्या रियल स्टेट पे इम्पैक्ट आने वाला है। तो अश्विनी जी, मुझे आप ये बताओ कि जैसे कि अभी रिसेंटली यूनियन बजट रिलीज हुआ है 2025 का, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो जिस पे हमें गौर करना चाहिए और मेरे व्यूअर्स को भी जान के अच्छा लगे? सकलेन जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए, स्पेशली अपर मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ आया है। आपका 12 लाख रुपीस की जो एनुअल इनकम है वो अब टैक्स स्लैब से बाहर हो गई है। अच्छा, तो उससे क्या डिफरेंस आता है कि स्पेशली रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे अगर हम देखें तो जो अफोर्डेबल सेगमेंट है या मिड सेगमेंट के होम बायर्स हैं, उनके लिए चीज़ें आसान हो गई है। अब उनके पास एक जो टैक्स अमाउंट था वो अच्छी खासी सेविंग में जाएगा, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा होम परचेज करना या अपना खुद का होम परचेज करना ईजी हो गया। वो 12 लाख रुपए ने एक बहुत बड़ी जेंट्री को, स्पेशली अगर बताऊं तो हमारी 80% जेंट्री को टैक्स स्लैब से बाहर कर दिया है। तो मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ बन के आया है और फ्यूचर में रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस को ये बहुत ही हेल्प देगा। तो अश्विनी जी, गुड़गांव जैसे सिटी में ना रेजिडेंशियल ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इवन इसके इन्वेस्टर्स भी बहुत है, तो उनके लिए भी कुछ है बेनिफिट? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर पहले क्या था, गुड़गांव में अगर आप एक घर लेते हो और आप सेकेंड घर की ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको सेकेंड होम पे पूरा टैक्स लगता था। बट अभी क्या है कि अगर आप 2 होम के ओनरशिप रखते हो तो आप सेकेंड जो आपका घर होने वाला है उस पे भी आप एक तरीके से टैक्स क्लेम कर सकते हो। तो ये एक बड़ा एडवांटेज होगा। स्पेशली ये चीज़ प्रमोट करेगा मैक्सिमम रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शंस को और एक अच्छा इंपैक्ट लेके आएगा लॉन्ग टर्म में टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो लोग घर लेना चाहते हैं, स्पेशली जैसे हॉलीडे होम्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक एडवांटेज देगा कि अगर सपोज आप गोवा में घर ले रहे हो तो आप एक सेकेंड होम उसे दिखाते हो, आपको टैक्स रिलीफ मिल जाता है। इवन उस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना? नहीं, उसको आपको सेकेंड होम पे कोई टैक्स नहीं होगा। जो एडिशनल जो जीएसटी वगैरह क्लेम होगी वो होगी, बट एडिशनल टैक्स जो लगते थे वो नहीं होंगे, जो ओनरशिप टैक्स होते थे। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। तो अश्विनी जी, अभी ना ये यूनियन बजट में मैंने एक नया टर्म सुना, ये था अर्बन चैलेंज फंड। इसके बारे में जरा बताओ। सर, अर्बन चैलेंज फंड बेसिकली अगर मैं बात करूं आपको, तो अर्बन चैलेंज फंड को ना स्पेशली 1 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट एलोकेट किया गया है, जो कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज को डेवलप करने के लिए, वहां के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूज किया जाएगा। ये अमाउंट अगर मैं टारगेट वाइज बात करूं तो 1 लाख करोड़ रुपए नेक्स्ट 1 साल में गवर्नमेंट इसमें यूज करने का प्लान कर रही है, जिसमें मेजरली अयोध्या, आपका मथुरा, इस टाइप की जो सिटीज है जिनको हम एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते हैं, उनको डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए यूज किए जाएंगे। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। यस, और ये फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी ग्रोथ देगा। रीजन ये है कि वहां पे जब टूरिस्ट आएंगे तो उसकी वजह से वहां की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। वहां पे जो बिजनेस हब बनेंगे उसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी को काफी फर्क पड़ेगा। तो ये फंड इसी पर्पज से एलोकेट किया गया है। जैसे अभी आपने ना इसमें बात करी टियर 2 टियर 3 सिटीज के बारे में, तो आप मुझे बताओगे ये टियर 2 टियर 3 किस कैटेगरी की सिटीज में आती हैं ये? सर, सबसे पहले ना हमारे यहाँ 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो आती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जिसमें अपना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर आता है, या कोलकाता आता है। ठीक है। सेकंड सिटीज हमारी आती हैं जिसमें हमने जिनको हम टियर 2 सिटीज बोलते हैं, जो कि मेजरली हमारा गुड़गांव, नोएडा, आगरा, लखनऊ या इस टाइप की और डेस्टिनेशन, हैदराबाद, ये वो डेस्टिनेशन है जो अभी डेवलप हो रही हैं और वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में इकोनॉमिकल ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस हैं। तो ये वो सिटीज़ हैं जिन पे गवर्नमेंट का अगला फोकस है कि हमारी इन सिटीज़ को डेवलप करे और यहाँ पे एक अच्छा खासा बिजनेस हब बनाया जा सके। अब अगर मैं टियर 3 सिटीज़ की भी बात करूँ तो टियर 3 सिटीज़ में गवर्नमेंट का मेन फोकस है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे, चाहे वो बनारस है, वाराणसी या इलाहाबाद या अयोध्या या फिर गोवा के कुछ सिटीज़ हैं, आपके महाराष्ट्र में कुछ सिटीज़ हैं जैसे पुणे, नासिक, इनको डेवलप कर रहे हैं। तो ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के कॉन्सेप्ट्स हैं
जिसको फ्यूचर में और आगे ले जाने का प्लान है। अश्विन जी, इसी के साथ ना मेरा एक क्वेश्चन भी है आपसे। जैसे कि ये तो अभी सभी को पता है कि रियल एस्टेट कितना बूम पे है, इसी के साथ ना स्कैम भी बहुत हो रहे हैं। अब मैं बात करूँ और गुड़गांव और नोएडा जैसी सिटीज में, तो यहाँ पे काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ठप पड़े हैं, जो बंद पड़े हैं। सकलेन जी, सबसे पहले तो मैं आपको यही रोकूंगा कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं कि रुके हुए हैं, ये ना रेरा आने के बाद से, स्पेशली 2017 के बाद से आपको कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जो इतने लंबे टाइम के लिए स्टक हुआ हो। जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो 2, 4, 6 महीने का डिले होता है। स्पेशली कोरोना आने के बाद से कुछ प्रोजेक्ट में डिले हुए थे, बट इसके लिए भी एक अच्छी चीज़ है, बजट में स्पेशली 15,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ने एक फंडिंग एलोकेट करी है, जो कि इस टाइप के स्ट्रक प्रोजेक्ट को, कि अगर बिल्डर बैंकरप्ट हो गया या किसी में फंड्स की कमी हो गई, तो ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली 15,000 करोड़ रुपए की एक अमाउंट को डिस्क्लोज किया है, जो कि ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो रेरा आने के बाद एक इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होगा, अगर नुकसान होना है तो वो डेवलपर का होना है। बिल्कुल सही। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करता हूँ, स्पेशली रेरा आने के बाद, तो अब डेवलपर हो सकता है लॉस में जा सकता है, पर इन्वेस्टर का लॉस नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद गवर्नमेंट खुद प्रोजेक्ट को लेके कैसे ना कैसे कंप्लीट करा देती है। स्पेशली स्वामी फंडिंग होने के बाद से तो मल्टीपल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो डिलीवर हो चुके हैं। आपको मैं गुड़गांव में 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बट अश्विन जी, इन सब में इन्वेस्टर कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है ना, उसका जो प्रोडक्ट है उसकी तो डिलीवरी डिले हो रही है। सर बिल्कुल, आप इस बात से मैं एग्री करूंगा कि हो सकता है आपकी डिलीवरी 2, 4, 6 महीने डिले हो जाए, बट इन द एंड देखिए, जो इन्वेस्टर है ना, उसको एप्रिसिएशन से मतलब होता है, और एप्रिसिएशन वो टाइम के साथ चलता रहता है। हाँ, प्रोजेक्ट जैसे ही डिलीवर होता है वो फिर एक मैसिव जंप ले जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बूस्ट वहां पे फिर भी मिलता ही मिलता है। मीन्स इन्वेस्टर्स की तो बल्ले बल्ले ही है। बिल्कुल सर। तो अश्विन जी, जैसे आपने बताया ना, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी डिपेंड करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई है ऐसा कुछ बहुत मेजर डिसीजन लिए गए हम? सर, इस बार का जो यूनियन बजट है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 15.5 लाख करोड़ रुपए इस बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलॉट किए गए हैं, जो कि फ्यूचर में नई सिटीज को बनाने में, नए हाईवेज बनाने में, नए एक्सप्रेसवे बनाने में और ओवरऑल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के साथ साथ रेलवे में और एयरपोर्ट्स में काफ़ी सारी कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज ले आने वाला है रियल एस्टेट के लिए, और रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, स्पेशली गुड़गांव, नोएडा जैसे सिटीज़ में। तो अश्विन जी, मैं ना अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि आरबीआई ने भी अपने रेपो रेट्स पे कुछ चेंजेस किए हैं, तो क्या चेंजेस हैं? सर बेसिकली क्या है, आरबीआई ने अपने बेसिक रेपो रेट में 0.25% का चेंज किया है। पहले आरबीआई का रेपो रेट होता था 6.5, जो कि अभी 6.25 रह गया, जिसकी वजह से होम लोन लेने वालों को या स्पेशली लोन्स लेने वाले को एक अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है, उनकी ईएमआई कम होने वाली है। तो अगर मैं पूरे इस वीडियो को एक समराइज करूं, तो सबसे पहले तो आपको टैक्स का एडवांटेज मिल जाता है, उसके बाद से आपकी ईएमआई कम हो जाती है। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से आपको होम बायर काफ़ी सारे मिलने वाले हैं, जो कि पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स बढ़ने वाले हैं। जी सर, बिल्कुल करेंगे रियल एस्टेट। बिल्कुल। तो ये थे यूनियन बजट 2025 के कुछ की हाइलाइट्स जो आपको समझना बहुत जरूरी था। सो थैंक यू अश्विनी जी, अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए मेरी और मेरे दर्शकों की तरफ से थैंक यू। तो अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है जिन पे आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, तो कमेंट करें आप, हम अगली वीडियो आपके टॉपिक्स पे लेके आते हैं। तो तब तक के लिए पीस आउट, स्टे ट्यून्ड, सही रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।